जय भोले की बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। तो बेटा इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट की एक पोयम जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है बेटा, ये पोयम बहुत छोटी पोयम है, सिर्फ 2 पैराग्राफ की है। इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये छोटी सी पोइम में पोइट ने हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया है, तो वही मैसेज को हम इस पोइम में से समझेंगे और क्या पोइट ने कहा है उसको अच्छे से समझेंगे डिटेल में बेटा। तो फटाफट से शुरू करते हैं पहली लाइन से। अच्छा, अभी का सीन क्या है पहले मैं आपको पोइट में समझा दूं कि पोइट का जो मूड है वो बहुत खराब है। अब वो खराब मूड में बेटा जाकर बैठ गए हैं एक पेड़ के नीचे। वो पेड़ कौन सा है? हेमलॉक ट्री है बेटा। ठीक है, अब क्या होता है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मतलब जैसे कि एक क्रो आकर, शुक मतलब बेटा हिलाना या शेक करना, हिलाता है। क्या हिलाता है बेटा? हेमलॉक के ट्री को हिलाता है। मतलब जैसे ये हेमलॉक का पेड़ है, यहाँ पे ऊपर उसकी ब्रांचेस है, तो क्रो इस पे आके बैठ गया और फिर उनको वो शेक करता है, शेक करता है। ठंड का मौसम है, वहां पर इन पे बर्फ जमी हुई है बेटा इन ब्रांचेस पर। ठीक है, तो उसके शेक करने से वो बर्फ क्या होती है, पोएट नीचे बैठा हुआ है तो पोएट के ऊपर वो बर्फ गिर जाती है। तो मतलब जैसे कि एक क्रो ऊपर आके पेड़ शेक करता है तो जो बर्फ है ना उसको पोएट ने यहाँ क्या कहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो मतलब मेरे पर वो जो स्नो है वो डस्ट बन के हेमलॉक ट्री से गिर जाती है। उन्होंने यहाँ को स्नो को कंपेयर करा है बेटा किससे? डस्ट से। जैसे धूल की तरह कोई चीज गिरती है ना, वैसे बर्फ पोइट के ऊपर हमारी गिर जाती है पहले पैरा में। ठीक है, तो पहले पैरा में बस इतना कहा गया है कि पोइट पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, एक कोया वो क्रो आता है, ऊपर पेड़ को हिलाता है और बेटा पोइट के ऊपर यहाँ पर बर्फ गिर जाती है डस्ट बन के। अब पोइट का मूड कैसा है? खराब है। फिर सेकंड पैरा में लिखा गया है आगे, तो बेटा जो हेमलॉक ट्री होता है ना, वो मैं पहले आपको बता दूं पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री होता है बेटा, ये जहरीला है काफी। जैसे कोई भी अपने आप तो घर में नहीं लगाता, तो यहाँ लगा हुआ था, पोइट उसके नीचे जाके बैठ गया और ये बेटा बैड माना जाता है या इसको गंदा माना जाता है, अशुभ माना जाता है, मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, पॉइजनस है एक तो। ठीक है, अब अगले पैरा में लिखा है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। तो मतलब अब पोइट के ऊपर बर्फ गिरती है तो इससे पता नहीं पोइट को खुशी सी होती है कि वो ऐसे ही चुपचाप बैठे थे और उनके ऊपर आके बर्फ धूल सी बन के गिर जाती है। मतलब तो उन्हें बड़ी अच्छा सा लगता है, खुशी सी होती है। तो इससे ना उनके क्या होता है, इस छोटे से इंसिडेंट ने उनके हार्ट में या दिल में उनके मूड को चेंज करा। जो अभी तक वो उदास थे वो अब खुश हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जो उनका दिन अभी तक बेकार जा रहा था क्योंकि वो सुबह से उदास ही थे, तो जो दिन बेकार जा रहा था वो अब बच जाता है। अब आगे का दिन उनका कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा। तो वो उन्होंने यही कहा है कि अब उसने उस इंसिडेंट ने मेरे डे के कुछ पार्ट को बचा लिया जो कि मैं रीड कर रहा था। रीड मतलब खराब करना, बिगाड़ रहा था। तो दूसरे पैरा में बस इतना ही कहा गया है कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। मतलब उस इंसिडेंट ने मेरे दिल में मेरे मूड को चेंज करा और फिर मेरे दिन का बचा हुआ पार्ट बचा लिया खराब होने से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पोयम से हमें सीख क्या मिली कि हाँ भाई बर्फ गिर गई पोइट के ऊपर, पोइट खुश हो गया। बस इससे सीख ये मिलती है बेटा यहाँ पर स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन आवर फ्यूचर। मतलब आप सोचो ना कि बर्फ के गिरने से कोई बंदा कैसे खुश हो सकता है, या मतलब एक ऐसा चेंजेस तो हाल होता ही रहता है। पर पोइट की उस समय जो कंडीशन थी, उसकी जो मेंटल स्टेट थी, वो काफी बेटा उदास था उस समय। तो सिर्फ बर्फ के गिरने से उसको बड़ी खुशी सी होती है कि हाँ उसके साथ उसे लगता है कि कैसी देखो बढ़िया बर्फ गिरी, मेरे को मजा आ गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तो छोटी सी चीज है इससे हम क्या खुश होंगे। हमेशा अपनी खुशी को छोटी छोटी चीजों में ढूंढना चाहिए। पता है, एक बच्चे को अगर एक 2 रुपए वाली टॉफी भी ला के दे दी जाए ना तो भी वो खुश हो जाएगा, आपको प्यार करेगा। पर यहीं अगर हम किसी बड़े इंसान को टॉफी तो छोड़ो पूरा घर भी दे देना अपना, तो भी वो खुश नहीं होगा हमसे। तो हमेशा हमको स्मॉल इंसिडेंट्स को उसमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और उनसे खुश होना चाहिए, क्योंकि वो बेटा हमारे फ्यूचर में काफी बड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पर सीख मिलती है हमको कि अगर इफ वी ब्रेव द हार्ड टाइम, अगर हम जो हमारी जिंदगी में मुश्किल समय है उसको हार्ड टाइम से, उसको ब्रेवरी से बेटा लड़ते हैं,
देन इफ वी ब्रेव द हार्ड टाइम्स विद, किससे बेटा, अपनी दिमाग से, विद फॉर्टिट्यूड मेंटल स्ट्रेंथ, फॉर्टिट्यूड मतलब दिमाग की शक्ति, मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ से लड़ते हैं, इवेंचुअली, तो बेटा जरूर आगे चलकर, इवेंचुअली इंस्पायरिंग टर्न, एंड इंस्पायरिंग टर्न, एक बड़ा ही मोड़ आएगा हमारी जिंदगी में, दैट चेंज आवर कंडीशन टू अ हैप्पियर वन। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी के मुश्किल समयों में अब अपनी ब्रेवरी से लड़ते हैं या उसको अच्छे से फॉट करते हैं, अपने दिमाग से उसको लड़ते हैं, हारते नहीं हैं, तो जरूर आपकी जिंदगी में एक टर्न आएगा जिससे आपकी जो सैड सिचुएशन है वो किस में बदल जाएगी, हैप्पी में बदल जाएगी। तो मतलब यहाँ से हम एक और सीख ले सकते हैं कि कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कैसा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मान के चलो अगर मैं वीडियो डालने से पहले ये सोच लूँ कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, या मेरे से तो और जाने कितने बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं पढ़ाने वाले, और ये सोचकर वीडियो ही ना डालूँ, तो क्या कुछ हो पाएगा, क्या कुछ हो पाएगा। इसलिए हमेशा बेटा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। अभी तक चाहे आपका सिलेबस इतना भी कंप्लीट हुआ, पर होप रखनी चाहिए कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, हार्ड टाइम को ब्रेवरी से फॉट करना चाहिए, तो आपकी लाइफ में जरूर हैप्पी टाइम आएगा बेटा। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन मिल जाती हैं, 2 लर्निंग मिल जाती हैं। अब तीसरी लर्निंग क्या है? तीसरी लर्निंग है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, और उसमें पोयम किससे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, वो क्या है बेटा? नेचर ऑफ, मतलब सॉरी, पावर ऑफ नेचर। नेचर में बहुत पावर होती है। अब आप यहाँ सोचो कि पोइट ने क्रो को क्यों यूज करा और हेमलॉक को ही क्यों यूज करा? भाई पेड़ तो दुनिया में इतने सारे हैं और पक्षी भी दुनिया में इतने सारे हैं, कोई सा भी यूज कर लेता, जबकि ये दोनों ही एक तरीके से अशुभ माने जाते हैं, अच्छा नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे से, और क्रो का साइन मैंने बता दिया, डेथ और ओमेन का ये साइन होता है। क्रो बेटा सिंबल होता है किसका? डेथ का और ओमेन का, हमेशा याद रखना। जैसे जब आपकी पितृपक्ष चलते हैं, कनागा जिन्हें कहा जाता है, तो उसमें हमारे बड़े बूढ़े आते हैं एक तरीके से क्रो बनकर, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कैसी थी? अनकन्वेंशनल थी, जो हमारे धर्म में अच्छी नहीं मानी जाती हैं, पर पोइट ने इनको इसलिए यूज करा यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि ये सब क्या है तो क्रिएशन ऑफ नेचर ही ना, भगवान ने इनको बनाया, नेचर की क्रिएशन है। तो उन्होंने बताया ना चाहा है कि एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर हैज पावर टू uplift our mood in a depressed state। अगर हम कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं तो उससे हमारा मूड ये अपलिफ्ट कर सकती है या हमको खुश कर सकती है उस समय। एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर, चाहे वो कितनी भी बेटा अशुभ मानी जाए, कुछ भी मानी जाए, क्योंकि पोएट का यहाँ पे मूड खुश हुआ तो किस वजह से हुआ? इसी वजह से तो हुआ, हेमलॉक और क्रो की वजह से। अगर क्रो नहीं आता और हेमलॉक का पेड़ वहां पर नहीं होता तो क्या पोएट खुश हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज अशुभ है तो आगे बुरा ही होगा, ओके, क्योंकि सब नेचर की कंडीशन है और वो सब कुछ अच्छा कर सकती है, ठीक है। और हमेशा बेटा एक बात और याद रखनी चाहिए, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ द डार्क एवल। मतलब कभी कभी बेटा बुराई में से भी अच्छाई आती है, बुराई में से भी अच्छाई उत्पन्न होती है। यहाँ पर कैसे क्रो और हेमलॉक ने एक अच्छी चीज करके दिखाई अब हमारी लाइफ में, पोएट को खुशी देकर दिखाई। तो मेन अगर आपसे लर्निंग पूछी जाए तो आप उससे 2-3 बातें लिख कर आएंगे कि स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग ह्यूज चेंजेस इन आवर लाइफ, ठीक है। बाकी एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर हैज पावर टू अफ्लिक्ट आवर मूड इन डिप्रेस्ड स्टेट, और इफ वी फॉट द हार्ड टाइम्स विद ब्रेवरी एंड मेंटल स्ट्रेंथ, देन eventually some inspiring turn came into our life that can change our situation from sad to a happier one। ये सब आप उसे में बता सकते हैं, 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं लर्निंग में। अगर थीम पूछी जाए तो सेम पॉइंट्स आप थीम में भी लिख सकते हैं। कौन कौन सा? होप नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमेशा रखना चाहिए, या नेचर का क्रिएशन या नेचर में बहुत पावर होती है, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। थीम क्या होती है पोयम की, जो पोयम में शो करा गया या जिस बेस पर पोयम है, क्या नींव रख के पोयम लिखी गई है। देखो पोयम कभी भी कोई भी लिखी जाती है ना तो उसका एक मतलब होता है कि क्या फाउंडेशन उसकी, तो वो फाउंडेशन क्या है?
होप है, इस पोइम में होप दर्शाई जा रही है, या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दर्शाया जा रहा है, या हम बात करें तो नेचर की पावर दर्शाई जा रही है। 3 पॉइंट यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं, लिख देता हूँ, होप, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और दूसरा पावर ऑफ नेचर, ये आप उसे यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लें अगर इस पोइम के पोएटिक डिवाइस की, तो यहाँ पर एक ही है, द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है, डस्ट से कंपेयर किया गया है, विदाउट लाइक या ऐसे इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आता है मेटाफर, मेटाफर, ठीक है। और कुछ इसमें खास है नहीं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम होगी बेटा, राइमिंग स्कीम होगी इसकी A B क्रो मी स्नो ट्री, मतलब क्रो और स्नो सेम है तो ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, और मी और ट्री सेम सेम लग रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो B वहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी मेरी अपनी A B, ये अपनी राइमिंग स्कीम हो जाएगी यहाँ पर। और क्या बचा पोएम में, एक पॉइंट और है, अगर लिखना सुनना चाहते हो तो सुनो, जरूरी है काफी। एक यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने इस्तेमाल करा है, जो कि है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, विजुअली डिस्क्रिप्शन, विजुअली जो भी आप उसे देखा हो उसका बोल के डिस्क्रिप्शन करना बेटा, डिस्क्राइब करना, उसको क्या कहा जाता है, इमेजरी कहलाता है। जैसे पोएट ने अपनी आंखों देखी कहा कि डस्ट धूल बन के गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब उसने पूरी सिचुएशन को विजुअली हमें एक सीन सा क्रिएट कर सकते हैं, हम माइंड में उसने इतने अच्छे तरीके से हमको बताया है यहाँ पर। तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोएट हैज यूज्ड इमेजरी इन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, इन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन ऑफ, इन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन ऑफ ब्लैक क्रो ऑन वाइट स्नो, वाइट स्नो थी बेटा, ब्लैक क्रो था, ठीक है, ऑन हेमलॉक ट्री, ठीक है। ये सब बेटा पोएट ने क्या करा, सिचुएशन पूरी हमको डिस्क्राइब करी है, विजुअली आपको देखा बताया है, और वो भी बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स में, इन क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब काफी अपोजिट एक दूसरे से जो चीजें हैं, जैसे वाइट स्नो है, ब्लैक क्रो है, मतलब कहीं से तालमेल ही नहीं है, ना सुंदरता के संग सुंदरता है, ना बुरे के संग बुरा है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ अलग अलग अपोजिट यूज करके पोएट ने हमको डिस्क्राइब कराया। तो ये हमारी पोएम थी छोटी सी, जिसमें से हमने इतना मतलब निकाल लिया, और पोएम यहाँ पर अब हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको पूरी पोएम समझ आ गई हो तो बेटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से लाइक करना, और किसी चीज़ पर कोई डाउट हो कमेंट में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार। जय बोलेगी बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।